संबंधित बहुत सारी बातें की। हमने मैथ से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब गणित बनकर तैयार हुआ तो उस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, बहुत सारी अपनी अपनी खोजें की और अलग अलग मत दिया, जिसमें आर्यभट्ट के द्वारा एक वर्णांक या कूटांक विधि दी गई। इंग्लिश में भी बेटा यही होता है, वर्णांक या कूटांक विधि दी गई। और इस विधि का अगर मैं विच्छेद करता हूं, कभी भी आपको किसी भी शब्द का अर्थ ना आए ना, तो आप उसको दो भागों में तोड़ लेना। किसी भी शब्द का अर्थ ना आए तो आप उसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देना। अगर आप इसे विच्छेद करोगे तो वर्ण प्लस अंक, वर्ण मतलब क्या होता है बेटा? अक्षर, अर्थात अक्षरों को अंकों के रूप में या अंकों को अक्षरों के रूप में प्रदर्शित किया। मैंने कल बताया था कि आज गणित में हम दशमलव पद्धति पढ़ रहे हैं, डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं, अर्थात केवल और केवल 10 डिजिट पढ़ते हैं, 10 अंक लेते हैं 0 से 9 तक, केवल 10 अंक लेते हैं। इससे पहले बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हुई थी, जो मैंने आपको कल बताया, जिसमें से एक वर्णांक पद्धति भी थी। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट के द्वारा एक वर्णांक पद्धति दी गई, जिसमें कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया और किस तरीके से लिखा गया। तो चलो जरा लिखते हैं। का, खा, गा, भा, खड़ा, चा, छा। वैसे तुमको ये वर्णमाला आती है? किस किस को आती है? पूरी लिख दोगे 100%? अगर मैं सबसे लिखवाऊं तो पूरी लिख दोगे? पक्का? तो बताइए, खड़े हो जाओ आप। चा, छा, छाता, कोई देखिएगा, बोलिएगा नहीं, हमें भी आता है, बोलिएगा नहीं जी, बताए। जा, अरे यार मैं उससे पूछ रहा हूं, तुम बोल रहे हो। अब यहाँ पे अणा जो बनेगा वो कैसा बनेगा? कोई नहीं बताएगा, बोलो। हाँ, इसमें लिख के बता दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है क्या? ये वाला बनेगा बाबूजी, ये वाला बता रहे हैं हमें। ठीक है भैया। इसके बाद आएगा टा, ठा, टा, धा, यही वाला बनेगा। आओ भैया, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, सा, सा और सा। सही है? गलत है। सा और मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्णांक पद्धति है, देखो एक बात सुनो, सबसे पहले आपके किसी के भी मन में कोई प्रश्न बने ना, तो बिंदास होके पूछा करो, क्योंकि मैं कभी बोरिंग क्लास को सपोर्ट नहीं करता। स्टार्टिंग से ही मस्त मौला बनना हो, मस्त तरीके से पढ़ाता हूँ, कभी भी अपने आप को प्रेशराइज नहीं होने देता। हम मालूम है किस तरीके से सोचते हैं,
लाइट चालू कर देना वहां से पीछे वाली। हम कभी भी सामने वाले को अपने पर हावी नहीं होने देते, हम स्वयं उस पर हावी होते हैं। हम गणित को भी पढ़ाते हैं तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि बड़ा बोरिंग सिस्टम चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता बोरिंग वाला। हम बोरिंग वाला सिस्टम रखते ही नहीं, हम तो मस्त वाला बंदा है, मस्त सिस्टम रखते हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने जो वर्णांक पद्धति दी, इसमें वर्णों को, अक्षरों को, थैंक यू, अक्षरों को अंकों के रूप में लिखा और इसको नाम दिया 1 2 3 4 5। आपको ये पता भी नहीं होगा कि एक पद्धति प्राचीन समय में ये भी चली थी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ से आप अगर ये लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि जो वर्णांक पद्धति हमारी बनाई गई है, माँ तक तो 25 है, इसके बाद 30 40 50 60 70। मेरे प्यारे बच्चों ये बना 50 60 70 80 सॉरी 30 40 50 60 70 80 90 100। यानी कि 25 से क्या आएगा आपका 30। ये बेटे वर्णांक पद्धति थी। यानी कि प्राचीन समय में आर्यभट्ट ने ये भी पद्धति प्रचलित की। अगर आप गिनोगे तो कितने हो रहे हैं, 5 25 26 27 28 29 30 31 32 33। यानी यहाँ पर टोटल 33 अक्षर हैं, 33 अल्फाबेट हैं, जहां से एक गणित बनता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मैथ का निर्माण यहाँ से भी होता है, गणित का निर्माण यहाँ से भी होता है। प्राचीन समय में बहुत सारी बुकें हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते। उसका वास्तविक कारण क्या है मालूम है? वास्तविक कारण यही है कि जो मैथ का सुधरा हुआ रूप है, डेवलपमेंट फॉर्म है, वो बहुत ईजी है। पहले इसे भी पढ़ा करते थे। अगर आप प्राचीन बुकों को उठाएंगे तो आपको लिखा होगा दा माइनस टा बटे 4। तो आपको पता है दा का मान कितना है 18, टा का मान कितना है 11 और चा का मान कितना है 6। अगर माइनस करोगे कितना बचेगा 7/6। अर्थात इसे लिखोगे 7 बोले तो और 6 बोले तो ये आपका उत्तर आएगा। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछते हो तो लोग बता नहीं पाएंगे। कारण धीमे धीमे प्राचीन पद्धतियां लुप्त होती जा रही हैं। अगर हमारे साइलेंट कर लीजिएगा, हमारे बाबा दादा हैं, वो जब हिसाब करते हैं तो आपने देखा होगा पौना, डोड़ा, आधा, देखा है ना। प्राचीन समय के लोग ऐसे ही तो करते हैं और उंगलियों पे लगा लोगों के हमको समझ में नहीं आता ओड़ा दड्ढा। हमें तो ये लगता है भाई साहब आधा डड्ढा की मसालों के नाम लिए जा रहे हैं, डोड़ा, इलायची, लौंग, घी, हमको तो ऐसा प्रतीत होता है। पर रियली में वो उंगलियों पर हिसाब करके
ये क्लियर कर देते हैं व्यवस्था को कि हाँ हम पुराने पड़े हुए हैं और हम उनका फेस देखते हैं, हम उनका चेहरा देखते हैं और धीमे धीमे वो सारी पद्धतियां लुप्त होती जा रही हैं। प्राचीन समय में सोना तौले से चलता था, एक तौला। आप मुझे बताओगे एक तौले में कितनी रित्ती होता है? एक तौले में कितना ग्राम होता है? नहीं, पिताजी को पूछना, एक तौले में फिक्स 12 ग्राम नहीं होता। पता है? नहीं पता ना? पूछना पिताजी को, एक तौले में फिक्स 12 ग्राम नहीं होता। पर आज जो गोल्ड का भाव चलता है, सरल बनाने के लिए 10 ग्राम पर कर दिया कि 10 ग्राम गोल्ड खरीदोगे इतने रुपए का, इतने रुपए का। क्यों? क्योंकि ये रित्ती मित्ती जो होती हैं, एक तौले में उधर 95 रित्ती होता है, इधर पौने 12 होता है, पूरा नहीं होता। पौने 12 होता है, पूरा नहीं होता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्राचीन समय में जो पद्धतियां थी वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट थी, यानी 11.75 ऐसे कुछ। अब इसका हिसाब किताब करने में कठिनाई आ रही है नहीं आ रही? हमने सीधा 10 ग्राम का भाव रखा, 10 ग्राम का। बोले 10 ग्राम सोना 70,000 रुपए का है, तो 1 ग्राम सोना कितने का आएगा? 7,000 रुपए का। जब 1 ग्राम सोना का 7,000 का है तो तुमने 5 ग्राम की अंगूठी बनवाई, तो 5 का गुणा कर दो, 5 7। आपने 2 ग्राम की बनवाई तो 7 दूनी 3 ग्राम की बनवाई, 7 3 है। अगर वो कह रहा है कि भैया 6900 500 रुपया है, तो 10 एक जीरो से काट दो तो 1 ग्राम का भाव हो गया 6,950। वो कह रहा है भैया 10 ग्राम सोना भैया 65,390 चल रहा है, जीरो से जीरो काट दो, 6,500। 1 ग्राम का है तो 2.5 ग्राम की अंगूठी बनवानी है, तो मोबाइल पर डाल के 2.5 का गुणा कर दो। यानी कि व्यवस्थाएं बहुत आसान कर दी, व्यवस्थाएं बहुत आसान कर दी, बहुत सरल कर दी। राहुल, मुझे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे से बैठे हो, ध्यान किसका है ये तो बताओ, ये इम्तिहान किसका है? हमें बुला दो, मगर ये तो याद ही होगा कि नई सड़क पर पुराना मकान किसका है? जिसकी वजह से तो हम दबे बैठे हैं, तुम्हारी वजह से। समझ गए? आप समझ गए? समझ गए ना? हम दबे बैठे हैं। भले रहो, मस्त रहो भाई साहब। तो भाई साहब ये समझ गए ना, यानी विधियां आसान बनाई गई हैं, पहले आसान थी नहीं। हमारे विद्वानों ने भैया बड़ा मेहनत किया है, बहुत कठिनता का काम किया है। आज हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसान पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पहले ये पद्धति थी। अगर ये पद्धति थी तो ये पद्धति अधिक समय तक प्रचलित क्यों नहीं रही? क्योंकि डिफिकल्ट हो गई। कैसे? अगर मैं 7 में 6 का डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 1 सही 1/6। अब ससुरता इसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे? तो फाइनली मिश्र फ्रैक्शन को लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, 1 + 1/6। तो क्या इसे का लिखा जाएगा? क्या इसे ऐसे लिखा जाएगा? का अपॉन 6 बोले तो 4। यदि मैं आपसे कहता हूं का माइनस का अपॉन लो जा, तो पा का मान कितना है? 21। का मान 1 और जा का मान कितना है? तो आप इसमें घटा दोगे 20/3। 4 से कट रहा है, 4 5 जा, 4 2 जा, तो आपका 5 का क्या होता है? अड़ा
और 2 का क्या होता है हाफ। आपका ये उत्तर आ रहा है। यानी कि मेरा समझाने का, मेरा बताने का मतलब यह है कि पहले जब ये अंक गणित को अक्षरों में लिखा गया था तो कहीं ना कहीं कठिनता थी, सरलता नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप देख तो पा रहे हो ना, ये भी पद्धति पहले प्रचलित थी। क्योंकि अभी कुछ ही समय में शिक्षक पात्रता वर्ग 3 का पेपर होने वाला है। होने वाला है या नहीं होने वाला? वर्ग 3 के फॉर्म पेपर होने वाला है। 45 दिन का टाइम दिया था, नवंबर में एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए ये पेडागॉजी में पूछा जाता है। अभी मैं रोमन लेटर पढ़ाने वाला हूँ, उनके में 100% आता है। आप में से कुछ बच्चों ने एनटीपीसी डाला होगा। एनटीपीसी में ये पूछा जाता है कि LCS V को दशमलव पद्धति में लिखिएगा। तो अभी जस्ट हम रोमन लेटर भी पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि हमारे में नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज होती नहीं। तो ये भी पद्धति हुई। ये पद्धति बेटा फेल इसलिए हो गई क्योंकि ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन रही। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में, बड़ी बड़ी नंबर्स को लिखने में हमको बहुत प्रॉब्लम, समस्याएं आने लगी। इसलिए ये पद्धति क्या हो गई? फेल हो गई। इसलिए ये पद्धति फेल हो गई। कहाँ जा रहे हैं? तो आप समझ गए कि आर्यभट्ट के द्वारा वर्णांक पद्धति भी दी गई। याद रखिएगा, थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन आप लिख लूंगा, प्रैक्टिस के तौर पे आप करेंगे। आर्यभट्ट ने जीरो का डिस्कवर किया, आर्यभट्ट ने डेसिमल का डिस्कवर किया, और आर्यभट्ट ने पाई का डिस्कवर किया। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर नगर में। कुसुमपुर नगर में इन्होंने एक आर्यभट्टीय पुस्तक की रचना की 499 में, तब इनकी एज 23 ईयर्स थी। ओके मेरे बच्चों, तो चलेगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं और आप इसे लिखिएगा। आर्यभट्ट ने वर्णांक पद्धति, आर्यभट्ट ने वर्णांक पद्धति दी। आर्यभट्ट ने वर्णांक पद्धति दी। आर्यभट्ट ने वर्णांक पद्धति दी। आर्यभट्ट ने वर्णांक पद्धति दी, जिसमें अक्षरों को अंकों के रूप में लिखा। वर्णांक पद्धति दी जिसमें अक्षरों को अंकों के रूप में लिखा, अंकों के रूप में लिखा, और 33 अंकीय पद्धति का निर्माण किया। 33 अंकीय पद्धति का निर्माण किया। ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं, इन्हें आप लिख लें फटाफट।